हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आप इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर सकें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो देखिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और देखिए, इन्होंने एक ऊर्जा का समीकरण भी दिया था जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है वो? तो E बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर E एनर्जी है, M मास है यानी कि द्रव्यमान, और C प्रकाश की गति। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, E बराबर एम सी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रतिशत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारी जल का। तो आपको याद रखना है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रतिशत के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत और पेशियों में। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह यानी कि ये इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो यकृत और पेशियों में इकट्ठा होता है। तो आपको याद रखना है। और देखिए, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ग्लाइकोजिनिस कहते हैं। तो आपको याद रखना है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन। देखिए, जब हमारे शरीर पर चोट लग जाती है या किसी वजह से रक्त बहता है तो उसको जमाने में, उसका थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो फाइब्रोनोजेन। देखिए, ये तो प्रोटीन है जो सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन कौन सा आवश्यक होता है रक्त का थक्का बनाने में, तो विटामिन के आवश्यक होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंजाइम कौन सा आवश्यक होता है, तो एंजाइम होता है थ्रोम्बीन। तो आपको तीनों याद रखने हैं। अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाएगा तो फाइब्रोनोजेन, विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के, और एंजाइम पूछा जाएगा तो थ्रोम्बीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो देखिए, जो मलेरिया रोग होता है ये प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और देखिए, इसका जो वाहक होता है क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय में। तो आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। और देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगर हम बात करें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैरोटीन। तो देखिए, गाय के दूध का रंग जो हल्का पीला होता है किसके कारण होता है, तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भैंस के दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, और भैंस के दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड्रिनल ग्रंथि। तो देखिए, जो एंड्रिनल यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है, तो ये मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रण करने का काम करती है। तो आपको याद रखना है। और देखिए, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फेग्मो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किडनी काम करना बंद कर दें तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ। तो देखिए, जब मनुष्य किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, यानी कि रक्त में जहरीले पदार्थ जैसे कि यूरिया और क्रेटिनिन जमा हो जाते हैं। तो इनकी धीरे धीरे मात्रा अधिक हो जाती है और व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो उसके बाद रोगी व्यक्ति को इसमें डायलिसिस प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, ये जो डायलिसिस प्रक्रिया है ये रक्त शोधन यानी कि
रक्त को शुद्ध करने की एक कृत्रिम विधि है। तो आपको याद रखना है, जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है तो इसमें डायलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो देखिए इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन कौन सा आवश्यक होता है, तो विटामिन के आवश्यक होता है। और प्रोटीन कौन सा आवश्यक होता है? प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजेन। चलिए आगे देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो गलनांक कम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, गलनांक कम हो। अब देखिए जो घरों में उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है तो इसका गलनांक कम होता है और इसका प्रतिरोध अधिक होता है, यानी कि निम्न गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, यानी कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के। यहाँ पर एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिटुमिनस। अब देखिए ये जो बिटुमिनस कोयला है ये सामान्य किस्म का कोयला है। अब देखिए कोयले के 4 प्रकार होते हैं, चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं, एंथ्रोसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और पीट कोयला। अब देखिए इनमें से सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, यानी कि उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रोसाइट कोयला होता है। इसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला पीट कोयला होता है। तो आपको याद रखना है। निम्न में से एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पवन का वेग। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन का वेग यानी कि हवा का वेग मापने में किया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा की माप है ये किससे मापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। और वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से की जाती है। तो आपको चारों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेट्रोल की। तो देखिए ओक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कर्णिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स। देखिए जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो इन्हें इरिथ्रोसाइट्स नाम से जाना जाता है। तो आपको ये नाम याद रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें डब्ल्यूबीसी की यानी कि श्वेत रक्त कर्णिकाओं की, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें ल्यूकोसाइट्स नाम से जाना जाता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से आयरन की कमी हो जाती है जिससे कि एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एनीमिया रोग किसी कमी से होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो देखिए कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और इसमें जो ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में बनती है। तो आपको याद रखना है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। देखिए जो थाइमस ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर में गर्दन के निचले हिस्से और सीने के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। तो ये वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। देखिए इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है और ये ग्रंथि हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है। तो आपको याद रखना है बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो देखिए मनुष्य की आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो आपको याद रखना है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जी के ट्रैक स्टडी पर जाकर रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।